ट्वेल्थ केमिस्ट्री के 1000 MCQ सीरीज के पहले वीडियो में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि बिहार बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री में अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सीरीज बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। यह पहला वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें कहता है कि फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है किससे। यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है फास्फोरस अणु को P4 से सूचित किया जाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि फास्फोरस अणु को कैसे निरूपित किया जाता है, तो आप कहेंगे P4 से। P4 कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो है एक तरह का पॉली एटॉमिक एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक क्यों? क्योंकि यहाँ 3 से अधिक है। एक रहता है, अगर यहाँ एक दिख जाए तो इसको बोलते हैं मोनोटॉमिक। 2 मिलता है तो उसको बोलते हैं डायटॉमिक। 3 मिलता है तो ट्राई एटॉमिक। और 3 से अगर अधिक रहता है उसको क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक। आप सभी को पता है कि हमारा जो आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें 118 तत्व है। ये बात सभी लोग जानते हैं। आवर्त सारणी में कितना तत्व है? 118। तो अगर कोई आपसे कभी पूछ ले कि इस 118 तत्वों में पॉली एटॉमिक तत्वों की संख्या कितनी है, तो आप कहना कि पॉली एटॉमिक तत्वों की संख्या जो है वह 3 है। 118 तत्वों में पॉली एटॉमिक तत्व कितने हैं? तो केवल 3। एक तो होगा यहाँ पर P4। इसके अलावा 2 तत्व और है। एक है आपको Se यानी कि सेलेनियम, और दूसरा है सल्फर। तो ये 3 तत्व हो गए। P4 यानी कि फास्फोरस पॉली एटॉमिक तत्व है। दूसरा हो गया Se यानी कि सेलेनियम, इसको Se8 के रूप में दर्शाया जाता है। जबकि ये जो S है, सल्फर है, इसको भी S8 के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये 3 ऐसा तत्व है 118 तत्वों में जो कि पॉली एटॉमिक है। तो P4 पूछा है तो यह दोनों भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस प्रश्न से 3 बातें याद रखनी है कि फास्फोरस अणु को P4 के रूप में, सेलेनियम अणु को Se8 के रूप में, और सल्फर अणु को S8 के रूप में निरूपित किया जाता है। यानी कि ये 3 के 3 पॉली एटॉमिक तत्व है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कशन में इसी बातों को मैंने लिख दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो एंटीपायरेटिक तत्व जो दवा होते हैं वो क्या होते हैं? बुखार को कम करते हैं। हिंदी में इसको हम लोग ज्वरनाशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वरनाशी। ज्वर का मतलब होता है बुखार, और नाशी मतलब बुखार को नाश करने वाला। तो जो भी आप बुखार की दवा खाते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल बहुत ही पॉपुलर दवा है, तो यह क्या है? यह एक तरह का एंटीपायरेटिक दवा है। यहाँ से डिस्कशन को देखते हैं। यहाँ से कुछ और बातें भी आप लोगों को याद रखनी है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि पेट की अम्लीयता निवारक दवा क्या कहलाती है। कभी कभी पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है। इस एसिडिटी को दूर करने के लिए जो भी दवा हम खाते हैं वो एंटा एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटा एसिड। आपको याद रखना है। हिंदी में इसको प्रति अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल। तो याद हो गया आप लोगों को। पेट की अम्लीयता जो दूर करती है उस दवा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। आगे देखते हैं कि दर्द निवारक दवा। जब भी आपको दर्द होता है तो जो भी दवा खाते हैं वो दर्द निवारक दवा को हम लोग एनाल्जेसिक के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं?
एनाल्जेसिक के रूप में। तो यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा है कि एलर्जी निवारक दवा। एलर्जी कभी कभी हो जाती है, जैसे कि आपको हवा से एलर्जी हो सकती है, ठंडा पानी से एलर्जी हो सकती है, किसी पेड़ पौधा से भी एलर्जी हो सकती है। तो ये सब जो एलर्जी निवारक दवा है उसको हम लोग एंटी हिस्टामिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी हिस्टामिन। याद रखना है, एलर्जी निवारक दवा क्या कहलाती है? एंटी हिस्टामिन। आगे है कि चिंता, तनाव, उत्तेजना निवारक दवा। जब भी आपको चिंता होती है, तनाव होती है, तनाव मतलब टेंशन, और उत्तेजना, उत्तेजना के मतलब बहुत अधिक गुस्सा आती है, तो उसको दूर करने के लिए दवा खाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो आपको याद रखना है, उसको उपशामक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपशामक। और एक और दवा है यहाँ पर, गर्भ निरोधक दवा। गर्भ निरोधक दवा के मतलब कि बच्चों को गर्भ में ठहरने से बचने के लिए जो दवा खाई जाती है उसको कहा जाता है एंटी फर्टिलिटी दवा, गर्भ निरोधक दवा। ये सब की बातें आप लोगों को याद रखनी है यहाँ से। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अस्थि राख मुख्यतः क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अस्थि राख यानी कि हड्डी का राख क्या होते हैं? तो सभी बच्चों को याद रखना है, अस्थि राख जो होता है वह कैल्शियम फॉस्फेट होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा जो हड्डी होता है वह दो तत्वों से मिलकर बनता है, एक कैल्शियम और दूसरा फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस रिएक्शन करके एक यौगिक बनाता है, इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या नाम है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो अस्थि राख जो होता है, हड्डी का राख, वह क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अब कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। यह तो रासायनिक नाम हुआ, अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछे तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि इसका रासायनिक सूत्र होता है CA3PO4 के होल ट्वाइस। CA3PO4 के होल ट्वाइस। तो यह इसका क्या हो गया? रासायनिक सूत्र हो गया। थोड़ा सा लिखने में मैंने मिस्टेक किया, इस तरह से होगा CA3PO4 होल ट्वाइस। PO4 में होल ट्वाइस है पूरा में, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि सीसा संचायक सेल में किसका प्रयोग होता है? सीसा संचायक सेल होता है, उसमें एक एसिड का प्रयोग होता है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोगों को याद रखना है, सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का दो उपयोग यहाँ से और आप जान लीजिए। एक उपयोग तो हो गया सीसा संचायक सेल में, 3 उपयोग आपको याद रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पहला उपयोग अभी हमने देखा, सीसा संचायक सेल, ये हो गया पहला उपयोग। दूसरा, ईथर आप लोग सुने होंगे, तो ईथर के उत्पादन में, ईथर के उत्पादन में, ईथर का उपयोग ऑपरेशन में अगर होता है तो उसमें बेहोशी के रूप में किया जाता है। अब तो कम किया जाता है, पहले ईथर से ही लोगों को बेहोश किया जाता था और फिर ऑपरेशन किया जाता था। तो ईथर के उत्पादन में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। और एक बात आप लोग को और यहाँ से याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग से जुड़ा हुआ पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, इसके शुद्धिकरण में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण। तो ये 3 बात आप लोगों को उपयोग में याद रखना है, क्योंकि 2 नंबर में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग बताएं। तो आपको अलग से नहीं याद करना है, इसको सीधे लिख दीजिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निम्नलिखित उपयोग है। 1 में लिख दीजिएगा सीसा संचायक सेल में, 2 में ईथर के उत्पादन में, और 3 में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में।
तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल से जुड़ा हुआ बात हो गया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए CW मतलब कमेंट वर्क, CW मतलब कमेंट वर्क। आप लोगों को कमेंट करना है। कमेंट यह करना है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है यह किस विधि से बनता है। जल्दी से आप लोग वीडियो को रोकिए और कमेंट करिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि से होता है। देखते हैं किन किन लोगों को पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि से होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर डिस्कशन में जो मैंने आपको बताया वही बात लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। इसमें से कौन रंगीन होता है, कलरफुल होता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है NO2, जो NO2 है यह रंगीन होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो गया डी। अब यहाँ से एक दो बातें आप लोगों को और याद रखनी है। जैसे NH3 क्या है, तो NH3 आपको पता है कि यह अमोनिया है। NH3 क्या है, तो यह है अमोनिया। और अमोनिया के विषय में आप लोग बहुत सारे बात पढ़े होंगे। एक कमेंट वर्क फिर यहाँ से आप लोगों को बताना है कि ये जो NH3 है, अमोनिया है, इसका निर्माण किस विधि से होता है। कमेंट वर्क में बताइए कि किस विधि से निर्माण होता है NH3 का, अमोनिया का। N2O के विषय में मैं आप लोग को बता देता हूँ। N2O का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। और जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसी को हम लोग हास्य गैस कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि हास्य गैस किसे कहते हैं, हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या बताइएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। NO2 ये रंगीन होता है और इससे आपको याद रखना है कि यह अम्ल वर्षा का एक कारण है। पूछेगा कि अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होता है, तो NO2 आपको बताना है। और इसके साथ साथ आपको SO2 भी बताना है। SO2 और NO2 ये दो ऐसा गैस है जिसके वजह से अम्ल वर्षा होता है। तो समझ गए, अम्ल वर्षा किस गैस की वजह से होता है, तो SO2 और NO2। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर रंगीन वाला का डी हो गया। और अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ओलेइक, स्टीयरिक, पामीटिक अम्ल है, ये तीनों कैसा अम्ल है, ये सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए ओलेइक, स्टीयरिक और पामीटिक अम्ल कैसा अम्ल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसीय अम्ल। ये तीनों वसीय अम्ल है। इन तीनों का उपयोग कहाँ होता है, तो साबुन के निर्माण में होता है। साबुनीकरण प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग होता है, तो वसीय अम्ल का। और वसीय अम्ल में 3 एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओलेइक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल और पामीटिक अम्ल। इन तीनों का सूत्र आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तीनों का सूत्र मैंने लिख दिया है। पहला पामीटिक अम्ल, तो देखिए COOH तीनों में कॉमन है, ये आपको रटना नहीं है। COOH तो हो ही गया। उसके बाद इसमें पामीटिक अम्ल में है C15, ओलेइक में C17 और स्टीयरिक में भी C17। ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक है पास, PAS। P का मतलब पामीटिक अम्ल, A का मतलब ओलेइक अम्ल और S का मतलब स्टीयरिक अम्ल। P में कार्बन कितना होगा, तो आप कहेंगे 15। A माने ओलेइक अम्ल में कार्बन कितना होगा, तो आप कहेंगे 17। और S में कितना होगा, तो S में होगा कार्बन 17। तो C15, C17 याद हो गया। उसके बाद H याद करना हो तो
आप 31 से शुरू करेंगे, इसमें H कर दीजिएगा 2 बढ़ा के 33 और इसमें H 2 बढ़ाकर 35। तो C कार्बन याद हो गया और हाइड्रोजन याद हो गया। अब तीनों के अंत में क्या लगा देना है, COOH। यही हो गया सूत्र। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो में भी आप लोग को बहुत सारा बात याद हो जाए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं कराता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर कराने से सिर्फ रिवीजन होता है, कुछ याद नहीं होता है, ना ही कुछ समझ आता है। तो इसलिए मैंने इस तरह का सीरीज शुरू किया है कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो। वैसे आप लोग इस तरह के वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सोचिएगा कि इससे अच्छा तो हम 2 4 5 गो रील देख लेते, 10 गो रील देख लेते। ये देखने से क्या होगा, ये तो सिर्फ उसके लिए है जो कि ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं। बाकी बेईमान लोगों का क्या कहना, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप में से कोई भी लोग ईमानदार नहीं हैं, सब के सब पढ़ाई के रूप में बेईमान हैं। तो इतना तारीफ करने के बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि प्राकृतिक रबर जो है वह किसका बहुलक है। तो याद रखना है, यह आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और रबर का यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, रबर का वैज्ञानिक नाम। तो रबर का वैज्ञानिक नाम अगर पूछ ले एग्जाम में तो आप कहिएगा हेबिया ब्रासिलियंसिस। क्या है, रबर वृक्ष का वैज्ञानिक नाम हेबिया ब्रासिलियंसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। बताइए कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो सबसे पहले प्रयोगशाला में बना था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरिया का सूत्र बता दीजिए, यूरिया का सूत्र बता दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, NH2 CONH2। बहुत ही प्यारा सूत्र है इसका। CO साहब को बीच में रखना है, शुरू में भी NH2 लगा देना है और अंत में भी NH2 लगा देना है। ठीक है, तो NH2 CONH2 यही है यूरिया का सूत्र। यूरिया का अगर रासायनिक नाम पूछूं मैं आपसे, यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है। यूरिया तो व्यापारिक नाम है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा ये होता है कार्बामाइड। क्या होता है, कार्बामाइड यूरिया का रासायनिक नाम होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी प्यारे बच्चों को बताना है कि जिगलर विधि से निम्न में से किसका निर्माण किया जाता है। जिगलर विधि, जिगलर विधि जो है इससे किसका निर्माण होता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो भी लोग बी के साथ गए हैं उन लोगों का सही है। यहाँ से पॉलीथीन का सूत्र देखिए लिखा हुआ है, तो C2H4 लिख देना है आप लोगों को। क्या लिख देना है, C2H4 और C2H4 के होल N लगा देना है। C2H4 का होल N यही है पॉलीथीन का सूत्र। देखिए पॉलीथीन क्या है, एथीन का सूत्र आप लोग जानते होंगे, 11th में ही पढ़े होंगे कि एथीन का सूत्र होता है C2H4। और पॉली का मतलब बहुत सारा एथीन, तो पॉलीथीन, जैसे ही पॉली इधर लगाइएगा तो पॉली इधर लग गया तो इधर क्या लगेगा, N लग जाएगा। तो ये हो गया पॉलीथीन या पॉलीएथीन। ठीक है, यहाँ से एक कमेंट वर्क आप लोगों को बताना है। एक विधि है जिसका नाम है डीकन विधि। कौन सी विधि, इसका नाम है डीकन विधि। डीकन विधि। तो सभी बच्चों को कमेंट करना है
कि डीकन विधि द्वारा ये जो चारों ऑप्शन दिख रहा है इसमें से किसका निर्माण होता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, डीकन विधि लिखिए और बगल में लिखिए अमोनिया, पॉलीथीन, सल्फ्यूरिक अम्ल या क्लोरीन, चारों में से क्या होगा जिसका निर्माण डीकन विधि से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है कि निम्न में कौन एमाइड का क्रियाशील मूलक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्रियाशील मूलक आपसे पूछेगा एग्जाम में, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो एमाइड का क्रियाशील मूलक होता है बॉन्ड CONH2, होता है बॉन्ड CONH2। तो ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बॉन्ड COOR। बॉन्ड COOR किसका क्रियाशील मूलक है। तो सभी बच्चों को याद रखना है कि बॉन्ड COOR जो है वह क्रियाशील मूलक है किसका, एस्टर का। एस्टर, ये जो बॉन्ड CONH2 है ये तो एमाइड का क्रियाशील मूलक हो गया, और ये जो बॉन्ड COOR है यह हो गया एस्टर का क्रियाशील मूलक। बॉन्ड COOH अगर पूछेगा कि किसका क्रियाशील मूलक है तो आप कहिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो बॉन्ड CHO है यह किसका है, तो यह एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। किसका, एल्डिहाइड का। इसके अलावा अगर बॉन्ड की बात करें कि यह किसका क्रियाशील मूलक है, यह किसका क्रियाशील मूलक है, यह ईथर का क्रियाशील मूलक है। अगर बॉन्ड OH का पूछ ले तो क्या कहेंगे, यह एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, तो ये सब क्रियाशील मूलक आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे बॉन्ड NH2 यह किसका क्रियाशील मूलक है, तो यह एमीन का क्रियाशील मूलक है। नहीं, तो ये सब क्रियाशील मूलक आपको पता होना चाहिए, आपको याद कर लेना है सभी को। डिस्कशन में देखिए यही सब क्रियाशील मूलक का चर्चा है। आगे है प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है उसको लचीला और कठोर बनाने के लिए गर्म किया जाता है। किसके साथ मिलाकर, गंधक के साथ मिलाकर। ये भी पूछेगा आपसे कि किसके साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, तो गंधक के साथ, गंधक मतलब सल्फर के साथ। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वल्कनीकरण। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वल्कनीकरण को गंधकीकरण भी लिख के दे सकता है, गंधकीकरण। ठीक है, अब ये जो गंधक के साथ मिलाकर इसको गर्म किया जाता है, इसमें पूरक का भी इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है पूरक का। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, इसके अलावा इसमें पूरक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरक होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे, पूरक के रूप में इसमें कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है कार्बन ब्लैक का। ठीक है, देखिए यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन ब्लैक तथा जिंक ऑक्साइड, ये भी आपको याद रखना है। पूरक के रूप में एक और यौगिक का प्रयोग किया जाता है ZnO का, जिंक ऑक्साइड का। कार्बन ब्लैक और जिंक ऑक्साइड ये दोनों पूरक होते हैं। यह पूरक का क्या काम है, तो पूरक का काम है रबर को कठोर बनाना। क्या करना, कठोर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में सबको पता है कि 7 तत्व हैं। इसमें कि ये जो पहला आवर्त है इसमें कितना तत्व है, 2। पूछा कि दूसरा में कितना तत्व है, तो क्या कहेंगे, दूसरा में है 8 तत्व। फिर अगर पूछे कि तीसरा में कितना तत्व है, तो तीसरा में भी 8 तत्व है।
चौथा की अगर बात कर ले तो चौथा में है 18, पांचवा में पूछेगा तो क्या बताएंगे, इसमें भी है 18, छठा में है 32 और सातवां में भी कितना है 32 ही है। तो ये जो है सभी आवर्त में तत्वों की संख्या मैंने बता दिया। क्वेश्चन में चौथा पूछा है तो चौथा में देख रहे हैं आपकी 18 है, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी लोग सोचे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, यही बात डिस्कशन में भी लिखा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है कि पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहली बार मतलब संश्लिष्ट रबर जो बनाया गया था प्रयोगशाला में वह कौन है। सही जवाब होगा इसका मेथिल रबर। सबसे पहले मेथिल रबर को ही प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें पूछता है कि भौतिक अधिशोषण होता है। भौतिक अधिशोषण कैसा होता है ये सभी लोगों को बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण जो होता है वह कैसा होता है, उत्क्रमणीय। जबकि रासायनिक अधिशोषण अगर पूछे तो बताना है अनुत्क्रमणीय। तो यह अंतर में भी आपको काम करेगा। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, तो एक अंतर आप बताइएगा कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है और दूसरा बताइएगा कि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। तो एक अंतर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पूछता है कि निम्न में कौन जैव निम्नकरणीय बहुलक है। तो इसमें से जैव निम्नकरणीय बहुलक कौन है, सेलुलोज। सेलुलोज जो है जैव निम्नकरणीय बहुलक है। बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे कि कोशिका भित्ति जो बनी होती है, सेल वाल जो बनी होती है, इसी सेलुलोज की बनी होती है। पेड़ पौधा का जो सबसे बाहरी कोशिका का अंग होता है कोशिका भित्ति, यह किससे बनी होती है, सेलुलोज की। और यह जैव निम्नकरणीय बहुलक है। कुछ महानुभाव को ये समझ में नहीं आता होगा कि जैव निम्नकरणीय बहुलक क्या है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि वैसा बहुलक जो आसानी से मिट्टी बन जाता हो, अगर आप कहीं फेंक दें तो वह बहुत ही जल्दी मिट्टी में घुल जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैव निम्नकरणीय बहुलक। एग्जाम्पल हो गया सेलुलोज। एक होता है जैव अनिम्नकरणीय बहुलक, जैसे पॉलीथीन। तो पॉलीथीन को आप फेंक देते हैं मिट्टी में, रास्ते में कहीं फेंक देते हैं, तो आप देखिएगा कि लंबे समय तक वैसे ही पड़ा रहेगा, वो आसानी से मिट्टी नहीं बनता है। वह हुआ जैव अनिम्नकरणीय बहुलक। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जैव निम्नकरणीय बहुलक क्या है और जैव अनिम्नकरणीय बहुलक क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है देखिए, यह कहता है कि अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं। अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो प्रकृति में कैसा होता है, याद रखना है अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड यानी कि जब ऑक्सीजन से अधातु रिएक्शन करता है ऑक्साइड बनाता है और वो ऑक्साइड अम्लीय होता है। जबकि क्षारीय धातु का ऑक्साइड होता है। ये भी आपको याद रखना है। धातु का ऑक्साइड अगर पूछेगा तो आपको क्या बताना है, क्षारीय होता है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, अ से अधातु, अ से अम्लीय, बच गया धातु, तो ये क्षारीय होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें पूछता है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण की बात की गई है, इसमें कितनी परतें होती है ये आपको बताना है। तो याद रखना है रासायनिक अधिशोषण में केवल एक परत होती है। ये इस सवाल का सही जवाब होगा। अगर भौतिक अधिशोषण में पूछेगा तो बताना है अनेक। भौतिक अधिशोषण, तो भौतिक अधिशोषण में अनेक परतें होती है। तो ये भी अंतर आप बता सकते हैं। रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण, मैं जब एग्जाम दिया था तो उसमें अंतर पूछा था। तो
एक अंतर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। और दूसरा अंतर यहाँ से आ जाएगा कि भौतिक अधिशोषण में अनेक परतें होती हैं और रासायनिक अधिशोषण में केवल एक परतें होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह है रेटिनॉल। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। ठीक है। अगर पूछेगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल, तो आप कह देना कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कैल्सीफेरॉल अगर पूछ ले कि यह किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो यह है विटामिन डी का रासायनिक नाम। टोकोफेरॉल यह है विटामिन ई का रासायनिक नाम। कुछ और विटामिन देख लेते हैं, जैसे कि विटामिन एच अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या होता है, आप कहेंगे बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। ठीक है। उसके बाद विटामिन के भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विटामिन के जो है उसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें कहता है कि गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना जो है वह किसका अयस्क है? तो गैलेना आपको हो जाएगा किसका अयस्क? पीबी का, यानी कि सीसा का। तो बी इसका सही जवाब। और गैलेना का सूत्र पूछ ले तो आप बताएंगे पीबीएस। क्या बताएंगे? पीबीएस। यह होता है गैलेना का सूत्र। ठीक है। तो ये थे 20 प्रश्न जो कि हमने आप लोग को कराया। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। कौन कौन लोग चाहते हैं कि फिर दूसरा पार्ट आए, वो लोग कमेंट करके बताएं कि सर इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड कीजिए। चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।